अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस तमाम क्वेश्चंस को इस पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 2.5 को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है सॉल्व, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है और एक क्वेश्चन एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए भी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं डिफरेंट पार्ट्स करके लिए आपको बना करके वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, उर्दू, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उर्दू, पीएसटी, इस्लामियत, तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मौजूद होगा। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जाना है उस लिंक पर क्लिक करते हुए आपने उस फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद विद इन 15 डेज मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आपके पास नंबर शो हुआ होगा स्क्रीन में, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो अपना नाम और अपना क्लास लिखकर। जैसे ही आप अपना नाम और अपना क्लास लिखकर मुझे सेंड करोगे ना, तो आपके पास लिंक शो होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो आपने क्या करना होगा, आपने प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, आपने फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप वाले को क्लिक करना होगा। ठीक है, चाहे आप प्री मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग से हो या आप कंप्यूटर साइंस से हो, आपने साइंस ग्रुप में ऐड होना है फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, चलें आगे चलते हैं। और साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए मैथ्स की तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिन प्रूव दैट। आप ये करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, आपने एक्सपेंडिंग नहीं करना है, डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, बल्कि आपने प्रॉपर्टीज की मदद से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि इसका पूरी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो बहुत आसान है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और मैंने उसके तीनों क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। पहला हमारे पास तीसरा सवाल कौन सा आ गया, तीसरे सवाल का जो पहला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमने इसके पार्ट 2 में भी सॉल्व किया था, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। आप उस पार्ट को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मौजूद होगी। सबसे पहले आपने करना होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, जो सवाल आपके पास लिखा हुआ होगा ना उसे आपने लिख देना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले लेट कर देता हूँ, आपके सवाल वापसी उतारने क्योंकि जगह की कमी होती है, तभी मैं लेट से काम कर रहा हूँ कि लेट लिख रहा हूँ डेल्टा बराबर है किसके, 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी के। मैंने इसके बराबर ले लिया है कि डेल्टा जो है मेरे पास किसके बराबर है, 1 ए बी प्लस सी, 1 बी और सी प्लस ए और 1 सी ए प्लस बी के। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अब जस्ट सॉल्व करना है। याद रखना, इसको करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। मेरे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या करते हैं, उसमें ये होते हैं कि अगर आपके पास एक रॉ सेम है ना, सॉरी एक कॉलम पूरा सेम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, इनमें से किसी एक को ना सेम बना दूँ। मतलब क्या कर दूँ, उसको भी सेम बना दूँ। अगर 1 1 1 यहाँ पे तो 1 1 1 यहाँ पे भी हो जाए, या फिर यहाँ नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि अगर एक ही मैट्रिक्स के अंदर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स या फिर 2 रॉ सेम हो जाते हैं ना, तो अगर हम उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है और इसके अंदर प्रॉपर्टी को ही यूज करते हुए हमें क्या करना है, सोल्यूशन लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि ये जो ए है ना, इस वाली ये जो कॉलम मेरे पास है, इस पूरे कॉलम को मैं ऐड करवा दूंगा इसमें। मतलब ये ए इसमें ऐड हो जाएगा, ये बी इसमें ऐड हो जाएगा और ये सी इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। और मैं जब ए बी सी को कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 1 1 बच जाएगा। तो मेरे पास 2 कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सिर्फ 2 कॉलम्स नहीं है बल्कि हम 2 रॉ को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कॉलम सेम बनाना ज्यादा आसान है। तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग लिखूंगा। आपने इस तरह से लिखना होता है एडिंग। क्या करने जा रहे हैं, एडिंग हम लोग करने जा रहे हैं कि रॉ 2 जो है वो ऐड किस में हो रहा है, रॉ 3 में। तो लिखो, सॉरी कॉलम जो 2 है, रॉ एंड कॉलम बोलने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कॉलम है, कॉलम को ऐड करने जा रहे हैं किसके अंदर, हम लोग ऐड करने जा रहे हैं थर्ड कॉलम में। तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड कॉलम, एडिंग सेकंड कॉलम टू कॉलम 3। हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 2 को ऐड करने जा रहे हैं कॉलम 3 के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा वैसे ही लिखेंगे, 1 1 1 वैसे ही लिखाएगा, ए बी सी वैसे ही लिखाएगा, और ये वही जो क्रम है इसमें जाके ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। लाइन वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बी जब इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा।
उसी तरह से सी जब इसमें ऐड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस सी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब देख लो इस पूरे कॉलम के अंदर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन। हम क्या कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम कॉलम 3 से हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को। जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, मेरे पास डेल्टा की वैल्यू बचेगी। यहाँ पे 1 1 1 रहेगा, 1 1 1 रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कॉमन वाली टर्म को भी मैं क्या कर सकूँ, लिख सकूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे कॉमन लेना है ना ए प्लस बी प्लस सी, तो डेल्टा लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, ठीक है। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स से बाहर लेकर आ जाते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बाहर लेकर आ गया, और मेरे पास क्या बचे यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे ए बी सी, तो मैं लिख दूंगा ए बी और सी। उसी तरह से ए बी सी की जगह कॉमन आ गया, तो यही वैल्यू कटी, तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा। ये भी कटेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये भी कटेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। जब भी कॉमन लेते हैं ना तो वही चीज़ क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो इससे ये आगे डिवाइड हो रहा कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर जो 3 जो है वो सेम है। तो आप लिख सकते हो कि मेरे पास डेल्टा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकली, मतलब कि ये क्या है, ये एक जैसे ही हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 3 हमें ये कहता है कि ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि अगर हमारे पास C1 और C आइडेंटिकली हो तो वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग 0 के बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 इक्वल टू 0 क्या हो जाता है, हमारे पास वो 0 के बराबर होता है। तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए डेल्टा वैसे लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी वैसे लिखूंगा, और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिकली होता है 2 कॉलम या 2 रो, तो वो किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो मैंने 0 कर दिया। जब ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई, 0 के। तो हमने क्या कर दिया, इससे प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये पूरी टर्म क्या है, मेरे पास ये 0 के बराबर है। तो चले आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो लिखा हुआ है सवाल को चलिए कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ताकि हमें ना वक्त भी ज़ाया ना हो और हम पूरे सवाल को सॉल्व कर सकें। तो मेरे पास क्या है, उस सवाल में क्या लिखा, वो सवाल को जिस डायरेक्ट लेट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूशन करके, ठीक है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैंने सोल्यूशन लिखा, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूँगा, लेट लिखूंगा, डेल्टा लिखूंगा, और क्या कर दूंगा x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 7, यहाँ पे क्या है मेरे पास x प्लस 3, x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 6, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 9, और उसी तरह से वहाँ क्या है x प्लस 5, x प्लस 8, और क्या है x प्लस 11, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टर्म को क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया लेट करने के बाद। अब इसमें ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या करना होगा, 2 रॉ को सेम बनाना होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सवाल किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। हमें 0 के बराबर लेकर आना है। तो हम लोग किस तरह से लेकर आए इसको 0 के बराबर, नोट डाउन करो। अगर मैं ये वाली जो टर्म है, ये टर्म को अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, x से x कट जाएगा, और 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, तो इस रॉ में 3 बचेगा। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, और 5 को 8 से सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों में क्या बच गया, मेरे पास 3 बच गए। अब देखो मेरे पास क्या है, मैं इस वाली टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 में से 6 गया, 7 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 3 में से अगर 9 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर से 6 बचेगा, और 11 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 6 6 6, यहाँ पे 3 3 3। अब इसी वाली टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट जब करवा दूंगा मैं, तो यहाँ पे 3 3 3 था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 6 6 6 था।
जब ये इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और दो टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर से 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलो और देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले करना होगा, आपने सब्ट्रैक्टिंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सब्ट्रैक्टिंग। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं। किस चीज को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं रॉ 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, किससे, रॉ 1 से। तो सब्ट्रैक्टिंग रॉ 1 टू रॉ 2। मैं क्या करना है, रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ रॉ 2 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका ऐसा होता है ऐसे लिखना, और एक तरीका होता है ये कि आपने जिस कॉलम को या जिस रॉ को आपने क्या करना होता है, चेंज करना होता है, तो वहां पे ऐसे लिखते हैं। रॉ 2 को चेंज करना है ना हमें, रॉ 2 को कैसे चेंज करना है कि R1 को मैं माइनस करवा दूं किससे, R2 से। जो चीज सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उसको वैसे ही लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे R2 आएगा, R2 सब्ट्रैक्ट बाय R1। मैं क्या करूंगा, R1 को R2 से क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, या तो R2 माइनस R1 लिख दो, बाद मेरे पास एक ही है। ठीक है, तो मैं जब करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 1। ठीक है, ऊपर वाले टर्म में तो कुछ चेंजेस हो ही गए नहीं, x प्लस 3 और x प्लस 5। इस वाले पूरे टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। हमें चेंज किसको करना है, R2 को चेंज करना है। तो अब इसमें होगा 1 में से 4 किया तो मेरे पास 3 बचा, इसमें भी मेरे पास 3 बचेगा, और इसमें कोई माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये होगा ना R2 और R3। तो R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस 4 है, माइनस का निशान। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है मेरे पास x प्लस 1। तो देख लो, R प्लस 4 x माइनस 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 में 3 गया तो क्या बचा, 3 बचा। कभी मैंने 3 लिखा है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप ये वाली कंडीशन लिखो, ये कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू मेरे इस कंडीशन के। तो आप इसी को फॉलो करना, हर जगह इसी कंडीशन को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मेरे नीचे वाली टर्म भी मेरे पास वैसे लिखा जाएगी, x प्लस 7, x प्लस 9 और x प्लस 11। देखो मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर रहा हूँ, अगर करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोलोगे ये हो क्या रहा है। जब आपके अंदर एक्सपर्टीज आ जाएगी, आप सीख जाओगे किस तरह से करते हैं, तो हम लोग दो एक साथ भी करके देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, R2। अब मुझे किसको चेंज करना है, मुझे R3 को चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, R3 लिखूंगा, और R3 को दोबारा रिपीट करूंगा। यहाँ पे R3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किसके करवाना है हमें, ये 1 से। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, R1 लिख दूंगा, क्योंकि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर 6 हो जाएगा, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देख लेता हूँ, डेल्टा लिख देता हूँ, आपको करके भी दिखा देता हूँ। x प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, x प्लस 3 वैसे ही, x प्लस 5 वैसे ही, नीचे क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। 1 में से 7 में से 1 किया तो मेरे पास क्या बचा, 6 बचा। 9 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास फिर से 6 बचा। और 11 में से 5 गया तो मेरे पास फिर से क्या बच गया, 6 बच गया। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। अब क्या करना है, हमें दोबारा से सब्ट्रैक्ट करवाना है, किसको, इस रॉ 3 को करवाना है। कैसे लिखोगे, रॉ 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, रॉ 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, रॉ 2 से। मैं कह लूँगा -R2। याद रखना, जिस चीज़ को चेंज करना होता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसको से करवाना होता है उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो क्या हो जाएगा, अब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 3 गया तो मेरे पास 3 बचेगा, 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, 6 में 3 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, दो कॉलम सेम आ जाएगा। तो x प्लस 1, x प्लस 3, और यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 तो हमने वैसे ही लिखना है। ठीक है, वैसे ही लिख दूंगा। ये 3 वैसे ही उतर जाएगा, 3 और 3 वैसे ही उतर गया। अब जब 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा मेरे पास, फिर से 3 बचेगा, फिर 6 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जब दो कॉलम्स या दो रॉ सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकली सेम हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। तो आप लोग लिख सकते हो, सिंस मेरे पास क्या है, मेरे पास रॉ 2 और रॉ 3, सिंस रॉ 2 एंड रॉ 3 आर आइडेंटिकली सेम, मतलब क्या ये सेम बिल्कुल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 3 इज इक्वल टू, इक्वल किसके होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो मेरे पास डेल्टा का क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी इस, यहाँ लिख देना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का भी कर देना, डेल्टा का कर देना, डेल्टा का डिटर्मिनेंट लिख दो, या सिर्फ डिटर्मिनेंट लिख दो, कि डिटर्मिनेंट पूरा लिख देना,
कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है हमेशा। दो कॉलम्स या दो रॉ को हमें क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। तो चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब मेरा इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, वही आपके बुक के अंदर 3 में भी वही सेम टू सेम लिखा हुआ था। तो जब भी मैं उसको स्किप करवा दिया होंगे, कुछ है ही नहीं फर्क, कुछ मिस प्रिंटिंग का मसला होगा। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमें क्या लिखना है, हमें इस पूरी टर्म को अब 0 के बराबर लेके नहीं आना। अब मुझे इसको किसके बराबर लेके आना है, 4abc के बराबर लेकर आना है। तो ये सवाल भी बहुत आसान है, सिंपल सा है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन तो नहीं लिखना है, क्योंकि आप इसको 4ab के बराबर ला रहे हो, लेकिन लिख सकते हो, क्योंकि वेरीफाई भी नहीं करना, ठीक है, ना प्रूव करना है। बस इस दोनों के एक दूसरे के बराबर है, सोल्यूशन लिख देना। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने लेट लिखा, और लेट लिखने के बाद क्या कर दूंगा, इस पूरे टर्म को b प्लस सी, b और c को वैसे ही लिखूंगा a, c प्लस a, c को वैसे ही लिखूंगा a, b और a प्लस b को मैंने वैसे ही लिख दिया। इस पूरी टर्म को मैंने क्या कर दिया, मैंने एज अ सपोज कर लिया कि ये किसके बराबर है, ये b प्लस सी डेल्टा के बराबर है। ठीक है, बल्कि आप एक काम करो, आप इसको बोल दो कि हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, दोनों को प्रूव करने जा रहे हैं कि दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख भी देना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले लेट कर लिया है कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होगी। अब क्या करना है हमें, अब ना हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास 4abc आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कुछ ना कुछ करना होगा। तो मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कॉलम नंबर 2 को, ठीक है, रॉ नंबर 2 को ऐड कर दूं रॉ नंबर 1 में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इस c को मैं इसमें ऐड करूं और इसमें ऐड करूं और इसमें ऐड करूं, तो मेरे पास 2b 2c हो जाएगा, 2a 2c हो जाएगा, और 2a प्लस 2b हो जाएगा। और इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छा बेहतर सवाल बन सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें ना आपको दिमाग चलाना होगा, किसी ना किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किस रॉ को चेंज करना है, मुझे इस रॉ को चेंज करना है, मतलब इसमें इसको ऐड करवा देना है। तो मैं रॉ 1 लिखूंगा, एरो का निशान डालूंगा, फिर रॉ 1 लिखूंगा, ऐड किसको करवा दूंगा, रॉ 2 को करवा दूंगा। ठीक है, रॉ 2 को इसमें ऐड करवाऊंगा, तो डेल्टा लिखूंगा, जिसको चेंज करना होता है उसको चेंज करना होता है। तो b प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 2b के बराबर हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये c वैसे ही लिखाएगा, तो c वैसे ही लिखाएगा, और a प्लस बी किसके बराबर होता है, मेरे पास a 2a ऐसे करके लिख दो, 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास आखिरी में a प्लस b हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, a प्लस b लिख दूंगा, और बाकी तमाम टर्म वैसे लिखा जाएगा, b c प्लस a, और ये b हो जाएगा, ये c और a प्लस b। समझ में आया ना क्या, क्यों, बस इस वाली टर्म को इसमें ऐड करवा दिया। तो ये 2b हो गया, ये 2a हो गया, और ये a प्लस b हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रॉ 3 को इसमें ऐड करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे c 1 है, तो दोबारा ऐड करूंगा, 2c हो जाएगा, ये भी 2c हो जाएगा, और ये a प्लस बी है, तो 2a और 2b हो जाएगा। तो मेरे पास एक कॉमन लेने वाली चीज़ कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी। तो क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा, मुझे रॉ 1 को ही चेंज करना है। रॉ 1 को चेंज कैसे करना है कि रॉ 1 में मुझे ऐड करवा देना है रॉ 3 को। ठीक है, रॉ 1 में ऐड करवाने जा रहा हूँ रॉ 3 को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2b वैसे ही रहेगा, जब ये c ऊपर जाके ऐड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2c। ठीक है, उसी तरह से ये c जाके उस पर ऐड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2c, और उसी तरह से ये a प्लस बी और a प्लस बी एक दूसरे से ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। तो मेरे पास देखो कितना अच्छे से ये सवाल सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या लिखूंगा, b, यहाँ पे b लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, c प्लस a लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, b लिख दिया। फिर इसका क्या हो जाएगा, c, मैंने c और c लिख दिया, और क्या लिख दूंगा, a प्लस b लिख दूंगा। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 2 2 2 2, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं डेल्टा लिखता हूँ और 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 2 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, b प्लस c, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस c, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास a प्लस b, और नीचे वाले टर्म में क्या बच जाएगी, b, c प्लस a, यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c और a प्लस b। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। मैंने क्या करा,
इन तमाम को इस तरह से लिख दिया। अब क्या करूँगा, अब एक टर्म देखो कि मेरे पास ना, अगर मैं इस वाली टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, क्या इस वाली टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, तो ये मेरे पास जीरो हो जाएगा। और सवाल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितना जीरो होता है उतना क्या होता है, अच्छा होता है, वो अच्छे से और सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये वैसे ही लिखा। अब मैं लिखूंगा कि मुझे इसके ये वाली टर्म जीरो हो रही है इसको करने के बाद, तो क्या लिखूंगा, R1 लिखूंगा। फिर R1 लिखूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट किससे करवाऊंगा, R2 से। इसको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा R2 से, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी। चलो देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। देखो b था, इस तरह से हो रहा है, b प्लस सी माइनस बी। तो b में से b गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास c बचा। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, c लिख देता हूँ। उसी तरह से ये जब ऊपर जाएगा तो a माइनस ए कटेगा, c माइनस सी ये कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो बच जाएगा। उसी तरह से जब मैं इसको ऊपर लेके जाके माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी, तो ये कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a बच जाएगा। यहाँ पे तो कोई मसले की बात नहीं है ना, b c प्लस a और b हो गया, ये c और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या करना होगा हमें, मैं एक और टर्म देख रहा हूँ कि अगर मैं इस वाली टर्म को क्या कर दूँ, मैं इस वाली टर्म को इससे माइनस करवा दूँ, तो यहाँ से b माइनस हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास c माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस सी बच जाएगा। चलो कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मैं सवाल को मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने सवाल को रब कर दिया है और मैं इसमें एक और मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ना कि इतना ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई ना हो, बिल्कुल आराम से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मैं अब करने जा रहा हूँ रॉ 2 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। रॉ 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दे रहा हूँ रॉ किससे, रॉ 3 से। क्या करवा रहा हूँ, रॉ 3 से इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए करवा रहा हूँ ना, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा ना, क्योंकि हम लोग 4-5 प्रॉपर्टीज आजमाने के बाद, ये सब करने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना होता है, हमें उसको आसान बनाना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा बचेगा, 2 वैसे ही बचेगा, ये c वैसे ही बचेगा, 0 वैसे ही बचेगा, a वैसे ही बचेगा। ये इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, और ये जब ऊपर जाके माइनस होगा तो मेरे पास माइनस का a बचेगा। क्योंकि कैसे हो रहा है, देखो ये हो रहा है, b पहले से लिखा हुआ है माइनस a और माइनस b, तो ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का a बच गया। ठीक है, और नीचे वाली टर्म फिर से वैसे कट जाएगी, c और a प्लस b। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों करा इसको, देखो ये तो थोड़ा सा एलिमेंट्स नजर आ रहा है हमें, पहले क्या था, बहुत ज्यादा नजर आता है, a प्लस बी, बी प्लस सी। अब क्या कर दो, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो सिंपल सा, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली, अब हम लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। ये c जो है मैंने c लिखा, इसको वैसे ही जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो पहली वाली टर्म क्या होती है, पॉजिटिव, दूसरी वाली टर्म नेगेटिव, 0 है, और फिर तीसरी वाली टर्म क्या होती है, पॉजिटिव। ये 0 वाली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो मैं प्लस a लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो c वाली टर्म को मिटाओ, ये वाली टर्म को मिटाओ, तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, a माइनस a c और a प्लस b। ठीक है, और उसी तरह से इस a वाली टर्म को हटाओ और a वाली टर्म को हटाओ, तो मेरे पास क्या बच रहा है, b माइनस सी, a c और c। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। तो चलो आज इसको और सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। मुझको 4abc ही लेकर आना है। ठीक है, तो मैं 2 वैसे ही लिखा और c को वैसे ही रहने दिया, a को इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा a को, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके सामने, a मल्टीप्लाई होगा किससे, a प्लस b से होगा, बीच में माइनस का निशान, और माइनस a मल्टीप्लाई होगा c से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस लिखा हुआ a वैसे ही होगा, कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो c मल्टीप्लाई होगा किससे, b माइनस सी से, और बीच में माइनस का निशान, और ए सी जब मल्टीप्लाई होगा तो ए सी ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है। अब हमें डेल्टा लिखना होगा, फिर 2 लिखना होगा, और फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही डाल देता हूँ। चलो कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, सी लिखा, और जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ए सी वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस ए वैसे लिखाएगा, जब मेरे पास बी से मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको वैसे ही लिख दिया जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करूँगा, डेल्टा लिखूंगा, 2 लिखूंगा, सी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी हो जाएगा,
प्लस का निशान ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान है ए सी है तो मैं ए सी लिख दूंगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस लिखूंगा, ए बी सी हो जाएगा, क्या लिखेगा ए बी सी लिखा जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस ए सी का स्क्वायर। एक बार सही से लिख देता हूँ मैं, कहता हूँ ए का स्क्वायर और सी हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा मेरे पास ए सी का स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर सी, ठीक है। मेरे पास ये टर्म क्या होगी आपके सामने बन करके आ गई। अब क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये कर दी, सी को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था लेकिन इससे मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये पूरी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही थी ना, ये पूरी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो सी का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या चीज़ बच रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, ये ए सी का स्क्वायर जो है ये कट रहा है, माइनस में है प्लस में है, और ये माइनस में क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव में ये क्या हो जा रहा है नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 2, और यहाँ पे देखो ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 ए बी सी, 2 2 से मेरे पास 4 होता है तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ए बी सी। तो कितने आसानी से ये वाला टर्म में मेरा क्या हो गया सॉल्व हो गया आराम से। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आया है। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सा आसान सा है। क्या करना होगा, ये मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखा, ये बी होगा, ठीक है। तो चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना पहले, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है ना उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा उसी तरह से लेट करके लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि लेट डेल्टा किसके बराबर है 1 प्लस ए 1 और 1 1 1 प्लस बी 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1 प्लस सी। मैं क्या करूँगा, मुझे इसके बराबर लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा रॉ 1 रॉ 2 और रॉ 3 से मैं क्या कर दूंगा ए बी सी कॉमन ले लूँगा, मतलब रॉ 1 से ए कॉमन लूँगा, रॉ बी से बी कॉमन लूँगा और रॉ सी से मैं क्या लूँगा सी कॉमन लूँगा, ठीक है। रॉ 3 से तो क्या लिखूँगा टेकिंग, या फिर ये भी लिख सकते हो डिवाइडिंग रॉ 1 रॉ 2 एंड रॉ 3 बाय ए बी सी, ऐसे करके लिख सकते हो। या फिर ऐसे लिख दो कि टेकिंग कॉमन लिख दो, मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन कर दो, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा हूँ रॉ 1 कॉमा रॉ 2 कॉमा रॉ 3 से क्या कॉमन ले रहा हूँ R1 R2 R3 से मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ, क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन R1 R2 R3 से क्या लेने जा रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मत लिखो, ये लिखो ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं ए बी से कॉमन ले रहे हैं, चलो कॉमन जो लेते हैं उसे क्या करते हैं उसे डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने इसमें से कॉमन लिया, ए कॉमन लिया पहली वाली टर्म से, ठीक है। पहली वाली टर्म से मैंने क्या ले लिया ए को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे 1 अपॉन ए बचा, ठीक है। और 1 ए से ए करा तो मेरे पास क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे ये ए से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली टर्म से बी कॉमन ले रहा हूँ तो बी यहाँ लिख देता हूँ और बी को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन बी और बी से जब बी कटेगा तो +1 हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1 अपॉन बी है। उसी तरह से नीचे वाली टर्म से मैं सी को कॉमन ले रहा हूँ तो सी को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, यहाँ पे भी 1 अपॉन सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया कॉमन लेकर इस तरह से लिख दिया। मेरे पास सवाल में क्या है, मेरे पास सवाल में ये है कि मुझे इसको इस तरह का बनाना है, क्यों ना मैं इस पूरे रॉ को ऊपर जाके क्या कर दूं इससे ऐड करवा दूं। जब मैं इस पूरे रॉ को ऊपर जाके ऐड करवाऊंगा और इस वाले रॉ को भी ऊपर वाले से ऐड करवाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी करके, देखो ये 1 अपॉन ए +1 लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 अपॉन बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 + सी हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या है नीचे वाली जो टर्म लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है 1 अपॉन ए है, जब ये ऊपर जाके ऐड होगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन ए +1 अपॉन बी +1। मैं करके दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखता हूँ एडिंग क्या करने जा रहा हूँ, एडिंग करने जा रहा हूँ, क्या चीज़ एडिंग करने जा रहा हूँ मैं
रॉ वन में जो मेरे पास रॉ वन है ना, तो उस रॉ वन में मैं ऐड करने जा रहा हूँ किसको, रॉ थ्री और रॉ टू और रॉ थ्री को। तो लिखोगे टू रॉ टू एंड रॉ थ्री, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो कि रॉ वन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, रॉ वन में मैं ऐड करने जा रहा हूँ रॉ टू को, और इस तरह से लिख सकते हो कि रॉ वन में मैं ऐड करने जा रहा हूँ रॉ थ्री को। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, या फिर उस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो, दो काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। डेल्टा लिखा मैंने ABC, ठीक है, यहाँ तक मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे वन पहले लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, मैं वन क्या करता हूँ पहले लिख देता हूँ, मैंने वन पहले लिख दिया। ठीक है, और फिर प्लस वन अपॉन ए लिखा हुआ, तो वन अपॉन ए लिख दिया। अब ये रॉ वन की टर्म को इसमें प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी आ जाएगा। क्या लिख दूंगा, प्लस वन अपॉन बी आ गया। उसी तरह से वन अपॉन सी भी इसमें जाकर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज कह रहा था। अब मैंने आपको करके दिखाया है तो आपको समझ में आ रहा हो कि हो क्या है। मेरे पास जगह यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को रब करता हूँ और सही से लिखता हूँ ताकि आप इसको सही से देख सको और समझ सको कि हो क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो डेल्टा लिख दिया मैंने, ABC लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड किया तो मेरे पास क्या आया था, वन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी आ गया था इस वाली टर्म में। दूसरी वाली टर्म देख लो, मेरे पास वन अपॉन ए लिखा भाई, जो ऐड होगा वन अपॉन बी से, तो मैं पहले वन ही लिख देता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने में। प्लस लिख दिया, वन अपॉन ए पहले लिख देता हूँ और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन सी हो गया। अब आखिरी में क्या बचा मेरे पास, ये वाली टर्म बची, तो इसको भी मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, तो मेरे पास सेम ही चीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। तो मेरे पास ये पूरी टर्म क्या हो गया, ऐड होकर के आ गया। अब नीचे भाई जितने टर्म लिखे हुए उसको वैसे लिख दो, वन अपॉन बी वन अपॉन सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास बी का टर्म आ जाएगा वन अपॉन बी प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा वन अपॉन सी। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन बी, मैंने वन अपॉन बी वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी प्लस वन। ठीक है, तो इसको उसी तरह से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, रॉ वन से हम कॉमन निकाल देंगे इस वाली टर्म को। तो क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन, हम कॉमन लेने जा रहे हैं। क्या चीज कॉमन लेने जा रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी फ्रॉम, कहाँ से लेने जा रहे हैं, रॉ वन से कॉमन लेने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC, और जब मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, वन, क्या ले लूंगा, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। इसको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ पे वन बच जाएगी, तो वन लिख दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी आ जाएगा, वन अपॉन बी लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी, तो मैं क्या लिख दूंगा, वन अपॉन सी। उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास वन बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, वन अपॉन बी प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी आ जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन बचेगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी, और नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी प्लस वन। तो मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बन करके आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब मैं इस वाली टर्म को मिटाता हूँ और इसके आगे बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ तक तो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तकरीबन सवाल के बराबर तो हम लोग अपना सवाल को लेकर आ ही गए हैं। ठीक है, बस इस वाली टर्म में इसको कन्वर्ट करना रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। इतने टर्म को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चले आ जाए आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है आसान सही। यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। क्या बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना है, ताकि मैं एक्सपेंडिंग करूँ ऊपर से तो मेरे पास ज़्यादा ड्रम क्या आ जाए, ज़ीरो का आ जाए, और मैं आराम से सॉल्व कर लूँ। अगर मैं रॉ वन को माइनस करवा देता हूँ रॉ वन से, मतलब इसको इससे माइनस करवा देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास कॉलम है, कॉलम वन को मैं वन से माइनस करवा दूँ, कॉलम टू को वन से माइनस करवा दूँ, मेरे पास क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, R2 को मैं माइनस करवा रहा हूँ R1 से। तो R2 को मैं जब मैं माइनस करवाऊंगा R1 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ज़ीरो बच जाएगा वहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वन तो वैसे ही रहेगा, R मतलब कॉलम, रॉ नहीं लिखूंगा, कॉलम लिखूंगा इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग कॉलम को करवाने हैं। ठीक है, R नहीं लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। एक चीज़ को याद रखते हैं, जब कॉलम को करवाते हैं तो कॉलम लिखते हैं, जब रॉ को करवाते हैं तो क्या लिखते हैं, रॉ लिखते हैं। यहाँ पे वन हो गया मेरे पास, नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगा, वन बी वैसे ही रह जाएगा, और वन सी तो वैसे ही उतर जाएगा। कॉलम टू को चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये वन वन से माइनस होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। वन अपॉन बी
जब 1/b से माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पे। 1/c, जब 1/c से माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे बाकी टर्म वैसे उतर जाएगी 1/b, और ये क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास वही वाली टर्म क्या हो गई, सेम आ गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये वाली टर्म को भी 0 बनाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं रॉ 1 को ही माइनस करवा दूँ, कॉलम 1 को ही कॉलम 3 से माइनस करवा दूँ, तो 1 0 से 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, और मेरे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। मैं देख लेता हूँ किस तरह से हो रहा है। बेटा यहाँ पे बाकी तमाम चीज़ें लिखते रहना जो मेरे पास यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है, ABC किसके बराबर है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भूलना मत, क्योंकि यही तो सवाल है हमारे पास, हम तो आगे का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ कि R3 को जो है मैं क्या करवा रहा हूँ, सॉरी R3 लिखूँगा, कॉलम 3 लिखूँगा, कॉलम नंबर 3 को करने जा रहा हूँ ना, कॉलम नंबर 3 को मैं माइनस करवाने जा रहा हूँ कॉलम नंबर 1 से। तो चलिए कॉलम नंबर 1 से माइनस करवाने जा रहा हूँ, तो देख लो 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब ये इससे माइनस होगा, ये वाली टर्म इससे माइनस होगी तो मेरे पास क्या बचेगी, 0 बचेगा यहाँ पे भी। ठीक है, और जब ये टर्म इससे माइनस होगा तो मेरे पास क्या होगा, 1/c माइनस 1/c, तो मेरे पास 1 बच जाएगा यहाँ पे, और बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही चल जाएगी। क्या है मेरे पास, 1 0 1/b 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/c और 0। अब हम इसको एक्सपेंडिंग कर सकते हैं रॉ 1 से, तो रॉ 1 से हम इसको एक्सपेंडिंग कर देते हैं, यहाँ लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। जब इतने सारे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ना तो फिर एक्सपेंडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो क्या लिखा, डेल्टा लिखूंगा, ABC लिखूंगा 1 वैसे ही लिखूंगा, प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c वैसे ही लिखा। एक्सपेंडिंग कर रहा हूँ तो एक्सपेंडिंग करने का तरीका क्या होता है, एक मैंने बड़ा सा ये बना दिया, पहले मैं 1 लिखूंगा और ये वाली टर्म और ये टर्म माइनस हुई तो मेरे पास क्या बचा, 1 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 बचा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बचा, और बाकी दोनों टर्म में 0 0 तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ये तमाम टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या हो गया, ABC और क्या इसके बराबर है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये पूरी टर्म इसके बराबर है। मेरे पास एक टर्म तो मेरे पास सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब अगर आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही टर्म सेम आ जाएगी। मतलब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, ABC आ जाएगा। अब यही चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास नीचे वाला A कटेगा तो क्या बचेगा, BC बच जाएगा। उसी तरह से ये ABC जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ABC लिखेगा, B कटेगा, ऊपर से B कटेगा तो क्या बचेगा, AC बचेगा। तो वही बचा है ना, AC। और इसी तरह से ये कटेगा, यहाँ से C और C कटेगा तो क्या बच जाएगा, A और B बच जाएगा। तो हमारे पास हैंस वेरीफाई हो चुका है। अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। तो कितना आसान सा सवाल था। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास डेल्टा के बराबर है और डेल्टा किसके बराबर था, मेरे पास क्वेश्चन के बराबर था। तो ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 आ चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक टर्म लिखी हुई है जिसको किसके बराबर लेकर आना है, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा का स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा का क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास है अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मेरे पास बीटा गैमा अल्फा गैमा और यहाँ पे है अल्फा बीटा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, बीटा गैमा लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गैमा लिखा हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गैमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास थी तो मैंने इस टर्म को उसी तरह से क्या कर दिया, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या करना होगा हमें, हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे रॉ 1 को अल्फा से, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मुझे अल्फा का स्क्वायर चाहिए। रॉ 2 को मैं करवाऊंगा बीटा से, और रॉ 3 को करवाऊंगा गैमा से, क्योंकि मेरे पास टर्म में क्या आ जाए, स्क्वायर स्क्वायर आ जाए। तो क्या लिखोगे, मल्टीना रॉ 1 R1 बाय अल्फा, यहाँ पे फिर कॉमा डालना, R2
बाय बीटा एंड R3 बाय गैमा गैमा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या हो जाए, मेरे पास अल्फा का स्क्वायर आ जाए, गैमा का स्क्वायर आ जाए और किसका स्क्वायर आ जाए, गैमा का स्क्वायर। याद रखना जब भी हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसको डिवाइड भी करते हैं। याद रखना जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड भी होता है, लेकिन अल्फा बीटा और गैमा लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का सॉरी अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा का स्क्वायर हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा गैमा बीटा हो जाएगा, अल्फा गैमा बीटा, लेकिन अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा फिर जब दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो तो अल्फा का स्क्वायर और गैमा हो जाएगा। सेकंड टर्म को हमें किससे करना है, बीटा से करना है, तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर और गैमा। उसी तरह से मेरे पास लास्ट वाली टर्म गैमा से हो गया तो गैमा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गैमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ले लेता हूँ, अल्फा का मैं अल्फा वैसे ही रहेगा, बीटा बीटा भी वैसे ही रहेगा, और गैमा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल। तो मैंने क्या किया, इनमें से कॉमन ले लिया और इसको डिवाइड भी करवा दिया, किससे, अल्फा बीटा गैमा से। अब क्या करोगे, मेरे पास अल्फा बीटा गैमा यहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा बीटा गैमा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेने जा रहे हैं हम लोग, अल्फा बीटा गैमा, कहाँ से, फ्रॉम कॉलम 3 से। कॉलम 3 में अल्फा बीटा गैमा है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम 2 से लेने जा रहे हैं तो हम कॉलम 2 लिखेंगे, और कॉलम 2 से हम क्या ले लेंगे, अल्फा बीटा गैमा को कॉमन ले लेंगे। तो अल्फा बीटा गैमा जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास 1 अल्फा बीटा गैमा तो ऑलरेडी है, कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा गैमा से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमाम टर्म वैसे लिखा जाएगी, आर अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और गैमा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा की जगह क्या आ जाएगा, 1 क्योंकि कॉलम 2 से हमने कॉमन लिया था, और इन तमाम क्रम में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गैमा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। यह टर्म इस वाली टर्म से मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे क्या टर्म बच गई है, मेरे पास बच गई है यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर 1 गैमा का स्क्वायर बीटा गैमा, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर 1 अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा, और यहाँ पे गैमा का स्क्वायर 1 अल्फा बीटा और गैमा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हमें अल्फा बीटा गैमा को क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, पहले से, क्योंकि मुझे अल्फा का क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा का क्यूब चाहिए। तो मुझे अल्फा का क्यूब लेने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको अल्फा से, रॉ 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, रॉ 2 को बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, और रॉ 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से गैमा से कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अल्फा बीटा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा आ जाएगा, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा गैमा चाहिए, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गैमा का स्क्वायर चाहिए, और बीटा अल्फा बीटा का वो भी चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दवा देता हूँ, फिर से मल्टीप्लाई लिखना, मल्टीप्लाई रॉ 1 बाय अल्फा, फिर लिखना एंड कॉमा लिखना रॉ 2 बाय बीटा एंड रॉ 3 बाय, किससे हम करने जा रहे हैं, गैमा से। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा का क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा का क्यूब बीटा और गैमा हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, बीटा का क्यूब हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से मेरे पास बीटा आ जाएगा। ठीक है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। और जो चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। तो याद रखना अल्फा बीटा गैमा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा इसमें। और फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, गैमा का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या कर दिया, हमने तकरीबन अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, जगह यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड का रब करता हूँ और फिर बताता हूँ। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। अब इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये आगे का सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इनमें से ना रॉ 1 में से, बल्कि कॉलम नंबर सी में से, कॉलम नंबर 3 में से हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा गैमा को कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे, कॉलम नंबर सी लिखोगे, टेकिंग
कॉमन, क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं हम लोग? कॉमन लेने जा रहे हैं अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 3। हम लोग कॉलम 3 से अल्फा बीटा गामा को कॉमन लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको भी तो कैंसिल आउट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज लिखी भी नहीं है। तो क्या लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? अल्फा बीटा गैमा से, क्योंकि इसमें से मैं अल्फा बीटा गैमा कॉमन ले रहा हूँ। और यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा वैसे ही रहेगा, ये कटेगा। और आगे सॉल्व करते हैं। जब मैंने कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले रहा हूँ तो बाकी टर्म तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अल्फा बीटा गैमा वैसे ही उतरेगा। जब मैं इसमें से एक अल्फा बीटा गैमा कॉमन लूंगा तो मेरे पास अल्फा से एक अल्फा काटा तो मेरे पास क्या बच गया? अल्फा का स्क्वायर बच गया। और यही वाली टर्म जब उस वाली पूरी टर्म से कट गई तो मेरे पास सारी टर्म कट गई। यहाँ पे क्या बचेगा? बीटा का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से जब कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बचेगा? गैमा का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इस तरह से, अल्फा का स्क्वायर गैमा और फिर क्या लिखा हुआ, सॉरी ये अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का फिर स्क्वायर है, बीटा का क्यूब है, बीटा है और फिर बीटा का स्क्वायर है। और यहाँ पे गैमा का क्यूब है, फिर गैमा है और गैमा का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर हमारे पास इस तरह का नहीं है। मेरे पास सवाल में सबसे पहले अल्फा बीटा गामा है, मेरे पास अल्फा बीटा गामा यहाँ आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटरचेंज करके इधर ला दूंगा। जब भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं ना, रॉ 1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे? रॉ 2 से। तो हम लोग बीच में माइनस का निशान डालते हैं। कौन सा निशान डालते हैं? माइनस का। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस का निशान डाल के 1 लिखूंगा और मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूँ, ये टर्म इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गैमा, यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब। और यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक टर्म क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करना होगा? दूसरा टर्म मुझे इंटरचेंज करना होगा। दूसरा टर्म इंटरचेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं? इस वाले टर्म को इससे इंटरचेंज करना है तो लिख दूंगा R2, बीच में माइनस का निशान, R3 से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। मेरे पास सेम सवाल बनकर आ जाएगा। जब भी इंटरचेंज करते हैं हम लोग माइनस का निशान डालते हैं। ठीक है, -1 पहले से था लेकिन एक और -1 आ गया क्योंकि हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं दोबारा। तो ये अल्फा बीटा गामा तो वैसे ही रहेगा, अल्फा बीटा गैमा वैसे ही रहेगा। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गैमा का स्क्वायर, ये अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब और गैमा का क्यूब। तो देखो पूरा सवाल हमारे पास बनकर वही आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास सेम आंसर आ जाता है। क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर, अल्फा का क्यूब, ये बीटा का स्क्वायर, बीटा का क्यूब, ये गैमा का स्क्वायर और गैमा का क्यूब। तो ये पूरा सवाल मेरा क्या हो गया? बआसानी सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।